अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कितना मजा आ रहा है गुड मॉर्निंग कहते हुए। क्या हाल है? आप बताइए, खैरियत से हैं? बस चल रही है, अच्छा मजा अब हम भूल गए थे कि अभी हालिया दिनों में ही ईद गुजरी है, लेकिन आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। क्योंकि वो ईद के तो आपको पता ही, बस ईद पे हम साथ थे और उसके फौरन बाद में अपनी छुट्टी चली गई और बड़ा ही मजा आया। भाई मैं लाहौर गई हुई थी एंड आई मस्ट कन्फेस, क्या मौसम था। और सुना है यहाँ भी बड़ी बारिश हुई है वैसे तो, बट लाहौर वाज ब्यूटीफुल। मौसम तो यहाँ भी अच्छा ही चल रहा है, ऐसा लग रहा है। जरा गर्मियाँ जो जोरों की गर्मियाँ होती हैं, वैसे अब सूरज की तपिश और तमाज़त महसूस होती है, लेकिन अच्छा थोड़ा डिलेड है मामला। हाँ एग्जैक्टली, एवरीबडी इन लाहौर वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि शायद सर्दियाँ भी थोड़ी देर से आई हैं और अब सर्दियाँ तो खैर नहीं, लेकिन अच्छा मौसम जो है वो थोड़ा सा अभी फिर भी बरकरार है। और ख़ासतौर पे विद बारिश तो बड़ी अच्छी हवा भी चल रही थी एंड इट वाज रियली नाइस। बहुत अच्छा हफ्ता गुजरा मेरा। ये क्लाइमेट चेंज है और हम सबको मुतासर कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अच्छा लगता है कि जी बारिश हो रही है, मौसम फलां ढमकान, लेकिन फसलों पे इसके क्या हसरात हैं। हमारा जो ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल है वो किस हद तक खतरनाक हद तक नीचे चला गया है। हम उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर अच्छा, जब मैं गई हुई थी तो क्या वो दुबई की बारिश का जिक्र आप लोगों ने किया? तफसील से किया। क्योंकि हमें तो खैर डिटेल्स आ रही थी और पीपल दैट वी नो हु लिव देयर, जिन्होंने लिटरली अपने घर ही छोड़ दिए क्योंकि इस तरह वो घरों में पानी गया है। बट आई एम श्योर इट्स ओल्ड स्टोरी नाउ, लेकिन हु वुड हैव थॉट कि वहाँ इस किस्म की बारिश होगी कभी। अच्छा जी, न्यू स्टोरी इज कि कल ज़िमनी इंतखाब हुआ है। और ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून बड़ी खुश है क्योंकि उसने मार लिया है मैदान। हामियों का जश्न भी अब तक जारी है। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, जिसके मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बली की 16 में से 10 नशस्तें जीती हैं। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ सूबाई असम्बलियों की एक नशस्त पर कामयाब हुए हैं। अच्छा जी, अब फिर और क्या हुआ है? NA 8 बाजोड़ में अपसेट हो गया, बिल्कुल ही अपसेट हो चुका है। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब जीत गए, जबकि PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार गुल जफर खान को शिकस्त हुई है। और मुबारक ज़ेब बाजोड़ को तो वैसे ही मुबारक देनी चाहिए, उनके तो नाम में मुबारक है कि सूबाई नशस्त भी जीत गए हैं। और गुजरात में चौधरी परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही ने किया है। बिल्कुल मूसा इलाही के हाथों में शिकस्त हुई है। DI खान के हल्के NH 44 से अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन कामयाब हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने खाली की थी नशस्त NA 196 कंबर शहदाद कोट, उस पर पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो ने फतह समेटी है। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इंतखाबी नताइज पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया है। अब क्या कहना था ये देख लें। आवाम ने एक मरतबा मुस्लिम लीग नून पे भरपूर एतमाद का इजहार किया है और ये बात साबित हो चुकी कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियाँ अवाम के दिलों में घर कर चुकी हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो माशी इस्लाहात हैं उनसे एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। तमाम इक़दाम जो हुकूमत ने लिए हैं और संजीदगी के साथ माशी मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने जो पॉलिसियों का ऐलान किया है, जो अमली इक़दाम शुरू किए हैं, उन पर ये अवाम के एतमाद का एक नतीजा है जो इलेक्शन की सूरत में सामने आया है। चलिए जी, मुबारकबाद दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान एक दूसरे को। इसी पे हम ज़रा बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ हैं, सहाफ़ी तज्जियाकार मौजूद हैं और महमल सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, ये एक आर्गूमेंट होता है कि भाई जिसकी हुकूमत हो, मशीनरी उसके कंट्रोल में होती है, इसलिए उसके लिए ज़िमनी इंतखाब जीतना आसान होता है या बाई इलेक्शन में फ़तह हासिल करना आसान होता है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। क्योंकि जब PTI बरसर इक़्तिदार थी, ज़िमनी इंतखाब मुस्लिम लीग नून जीतती चली जा रही थी। अभी ये जो फिनोमेना सामने आया है, हुकूमत भी उन्हीं की है, इंतखाब भी वही जीते हैं। हाउ डू यू सी इट? जी शुक्रिया। मैं तो खैर लाइटर नोट में समझा था कि हुमा लापता हो गई हैं और पता चला कि वो छुट्टी पर थी। जी जी, वी डिजर्व सम छुट्टी आल्सो। आपको पता ही है ना कि हमारा रमज़ान कैसा गुजरा था। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात ये कि देखिए, आपने अभी कहा कि 2018 में PTI की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन जीत रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब 16 महीने हुए तो उन 16 महीने में मुस्लिम लीग या PDM की हुकूमत थी और ज़िमनी इलेक्शन PTI जीत रही थी। और अब ये जो जनरल इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के, उन पर अभी भी बड़ा सवालिया निशान है।
लेकिन देखिए, हम उसको तहरीक इंसाफ की शिकस्त या विक्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन वो या तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे थे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तौर पे लड़ रहे थे। इसलिए एक जमात के पास ना अपना सिंबल था ना लीडर था। ये बात हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए सियासी तालिब इल्म की हैसियत से। लेकिन जो कुछ कल इलेक्शंस में हुआ उसमें पीटीआई जो कहती है वो अपनी जगह है, लेकिन पीटीआई को के लिए भी बहुत सबक है इसमें। मेरे नुक्ते नज़र से जिस तरह 8 फरवरी को पीटीआई का वोटर निकला, उस तरीके से कल उनका वोटर नहीं निकला, और इसकी जिम्मेदारी पीटीआई की तंजीमी जो सलाहियतें हैं उन पर हैं। देखिए, 8 फरवरी को भी पीटीआई का वोटर निकला था, वोटर ने फैसला किया था और वोटर ने ही सब कुछ किया था। तंजीम उस वक्त भी पीटीआई की कमज़ोर नज़र आ रही थी और कल भी पीटीआई की तंजीम कमज़ोर नज़र आ रही थी, जिसकी मिसाल आप ये ले लें कि कल ज़िमनी इलेक्शन था, पंजाब में बड़ा ज़िमनी इलेक्शन था, जो है लाहौर में देख लें, और उनके जो मेन प्लेयर थे अफजल मरवत साहब, वो कराची में मौजूद थे। मेरे नुक्ते नज़र से उनको कल पंजाब में होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ मौजूद थे, और यहाँ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी एक काबिल मजम्मत है। एक पार्टी रैली निकाल रही है, आपने जाके डिस्पर्स किया, जवाब ये पैदा किया कि जी परमिशन नहीं ली। मैं आपको दर्जनों रेड जोन में होने वाली रैलीज और मुजाहरों की मिसाल दे सकता हूं कि जिसकी परमिशन नहीं ली जाती, लेकिन वो मुजाहरे हो जाते हैं। लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पीटीआई की तंजीमी कमज़ोरियाँ नज़र आईं। हमें नज़र आया कि पीटीआई ने जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे कि पंजाब की और मरकज़ की, और कभी कोर कमेटी के ऊपर एक एडॉक कमेटी के ऊपर आपसी झगड़े, इख्तिलाफात, मुख्तलिफ बयानात, मुख्तलिफ रहनुमाओं के, वो भी जरा ज्यादा हो रहे हैं आजकल। आपको भी यही लग रहा है कि मिसमैनेजमेंट और थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइजेशन जो पीटीआई में रिसेंटली देखने में आई है, जहां जो टॉप लीडरशिप है इस वक्त, उनके भी आपस में इख्तलाफात जो थे वो मिलते नहीं थे। इज दैट द रीजन कि ये नतीजा निकला है इन इलेक्शंस का? देखिए हुमा, इसके कई रीज़न्स हैं। एक तो खैर ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि बहुत रिजाउंडिंग विक्ट्री है नून लीग के लिए, और उनके लिए ये जो बाय इलेक्शंस थे बहुत अहम भी थे। जिस तरीके से कल वो कंफर्टेबली जीते हैं पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत ऑलरेडी उसके कंफर्टेबल नंबर्स थे। वफाक के अंदर भी एलाइज के साथ मिलकर एक नून लीग की हुकूमत के पास कंफर्टेबल नंबर्स हैं, अगर आप ओवरऑल जो कोलिशन के नंबर्स देखें। तो ये उनके लिए एक बहुत अहम इलेक्शंस थे, क्योंकि एक तो फरवरी 8 की जो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, फिर जो इस तरह की बात होती थी कि नून लीग की तो शायद कोई मकबूलियत है ही नहीं, लेकिन कल उन्होंने जिस तरीके से वो जीते हैं, एक तो उनके लिए ये बहुत ही खुशाइन बात है नून लीग की हुकूमत के लिए कि उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो काम भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये कि उन्होंने अपने वोटर को निकाला भी है। बाई इलेक्शन में वैसे तो कम वोट्स पड़ते हैं, यानी वोटर टर्नआउट अगर आप जनरली देखें ऑब्वियसली जनरल इलेक्शन से कंपेयर तो वैसे ही कम होता है। फिर दूसरी चीज ये कि जो आप पीटीआई की बात करिए, पीटीआई के देखिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। वैसे तो जो बगैर बल्ले के और डिफरेंट निशानों के और इतनी ज्यादा सीट्स थी जनरल इलेक्शंस के अंदर, तो वो फिर भी उन्होंने काफी मेजॉरिटी सीट्स उन्होंने जीती, यानी कि जो 92 सीट्स उनकी वफाक में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पार्टी वो बनकर उभरी। तो उसके बावजूद वो मुश्किलात उन्होंने उस वक्त जो है वो अबूर भी की। लेकिन इस वक्त जो है, एक तो ये कि जो लीडरशिप की आपस में लड़ाई है, ये भी चीजें होती हैं। फिर ये भी हो जाता है कि वर्कर जो है वो डीमोटिवेटेड भी हो जाता है। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। आपने देखा है कि बाहर हम जब लीडर्स की इनकी बातें सुनते हैं तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी होती है, यानी एक बात कोई कह रहा होता है कोई दूसरा। फिर इनकी ग्रुप बाजियां भी बहुत है, वो भी हमारे सामने इतने ज्यादा आते हैं। मतलब वो बेशक पंजाब की लीडरशिप के अंदर हो, वो बेशक खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप के अंदर हो, आए दिन कोई ना कोई नई चीज, कोई नई स्टोरी, कोई नया स्कैंडल भी आया होता है। तो जो और जिन्होंने यानी कि जिस लीडरशिप ने वर्कर्स को मोटिवेट करना है फरवरी 8 के इलेक्शंस के लिए, तो एक वैसे ही खान साहब के ऊपर जिस तरह से जो केसेस के रिजल्ट्स, जिस तरीके से केसेस के जो फैसले आ रहे थे जल्दबाजी में, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं था। फिर खास तौर पे जो इद्दत केस था उसके बाद भी एक रिएक्शन आया, लोग बड़े मोटिवेटेड भी थे। तो उससे वोट बैंक कम होने के बजाय वोट बैंक बढ़ गया था, आपको लगता है जनरल इलेक्शन में पीटीआई का? नहीं अब्दुल्ला, मैंने कहा मोटिवेटेड थे वोटर्स। हाँ, और उससे जाहिर है मोटिवेटेड थे और वोट बैंक बढ़ गया, फिर वोट ज्यादा पड़े अल्टीमेटली।
जी, तो इस वक्त जो है इसमें मोटिवेशन नहीं नजर आई। एक तो खैर वैसे भी बाई इलेक्शंस की वो वाली बात नहीं होती जनरली भी जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, लेकिन ये इलेक्शंस अहम थे। तो लेकिन लगा ऐसे है कि शायद पीटीआई के वोटर्स को अच्छा, ये एक बात leadership जरूर हमने बाहर है, आप ही की motivate बात नहीं से कर लेते सके। हुए मजहर साहब से पूछनी है कि अभी तो हुकूमत को चंद ही ज़ाहिर हफ्ते हुए हैं, ट्रेलर ही है ना जो अभी हमने देखा है। पंजाब में मरीम नवाज साहिबा बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, फिर शहबाज शरीफ अपनी तय कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो वहाँ कोई बहुत बड़ी एज इन ठीक है सऊदी वफ्द आया, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको मजहर साहब, कहीं ना कहीं वो फैक्टर भी है, अगर पंजाब की बात कर लें सिर्फ, कि भाई ये बीबी आई हैं, पहली खातून वज़ीर आला हैं, ठीक ही काम कर रही हैं, रोटी भी सस्ती करने की कोशिश की है, हमारे इलाके में गलियां भी साफ़ हो रही हैं, तो अब ठीक है हम इसी को कंटिन्यू करते हैं और फिर इसलिए भी इनको वोट ज़्यादा पड़ा है। देखिए, जिस तरह अभी मैमल भी कह रही थी, इस वक्त ये जो गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट बनने का एक इम्पैक्ट इस हद तक तो आता है कि एक तरफ जो पीटीआई का वोटर है वो डिमोरलाइज भी हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में उसने निकल के वोट दिया, लेकिन नताइज उनके नज़दीक नताइज पूरे तब्दील कर दिए गए। और हालांकि इसके बावजूद भी जो आज़ाद ग्रुप था या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जिसको नाम दिया गया, वो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप बन के उभरा इन तमाम रुकावटों के बावजूद। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ज़िमनी इलेक्शंस में शायद उन्हें यही एहसास हो रहा हो, यही महसूस हो रहा हो कि जी हम निकल के वोट देते हैं लेकिन उसके नतीजे मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये पीटीआई का चैलेंज था कि पीटीआई ने तंजीमी तौर पे जाके उन्हें ये एहसास होना चाहिए था कि बाई इलेक्शन एक मुश्किल इलेक्शन होता है, इस लिहाज से कि जनरल इलेक्शन में एक फजा बनी हुई होती है, उसमें लोग निकल आते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में आपको लोगों को निकालना पड़ता है, लोगों का खुद निकल आना और लोगों को निकालने में फ़र्क होता है। 8 फरवरी को लोग खुद निकले, लेकिन कल लोगों को निकालने में पीटीआई अपनी तंजीमी कमजोरियों की वजह से कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन इसका एक दूसरा एस्पेक्ट है, अभी मैं आता तारड़ साहब को सुन रहा था, 5 कौमी असम्बली के कल इंतखाबात थे, उनमें से 2 जो है मुस्लिम लीग नून ने जीते। सवाल ये है कि बाकी 3 क्यों नहीं जीते? यानी पंजाब में मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आती है, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में नहीं नजर आती। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने अपनी जो 2013 ऑनवर्ड्स जो उनकी जो अक्सरियत थी उसको बरकरार रखा। इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी वहीं की वहीं खड़ी नजर आ रही है हमें, वहाँ कोई उनको चैलेंजर नहीं नजर आता। खैबर पख्तूनख्वा में कोई चैलेंजर नहीं नजर आता। बलूचिस्तान में अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने एक जीती और एक जो है वो बीएनपी मैंगल ने जीती। तो हमें ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो अपनी जगह बरकरार है। हुकूमत की परफॉर्मेंस पर तो वोट नहीं पड़ा होगा क्योंकि अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है। हाँ, ये 2-2.5 साल बाद कोई बाई इलेक्शन हो तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि शायद परफॉर्मेंस का वोट हो। ये वोट सीधा सीधा था कि मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है वो इसलिए मुतहर्रिक नजर आया तो एक हुकूमत उनकी बन गई थी, और पीटीआई का वोटर पीटीआई नहीं निकाल पाई। मेरा ख्याल है जितना काम उन्होंने जाके पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में करना चाहिए था वो उस तरह नहीं किया, और फिर जो रिजल्ट्स आए मजहर साहब, वो आपका भी यही कहना है कि वो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड ही था, इसी तरह ही होगा। अच्छा ये बताएं, जनरल इलेक्शन में देखा जाए और अब ज़िमनी इलेक्शन में भी हम देख रहे हैं कि धांधली के इल्ज़ामात बिल्कुल वहीं के वहीं हैं। इनफैक्ट मुनस इलाही, हमाद अजहर, इनका कहना कि गुजरात में तो बैलेट बॉक्सेस मिले हैं जो ऑलरेडी फुल थे। अब इसकी बड़ी सीरियस ऑब्वियसली ये इल्ज़ाम भी है और इसको वैसे भी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि ये पीछे से बात चलती हुई आ रही है, लेकिन आपको लगता है वो सीरियसनेस है ऐसे इल्ज़ामात को इन्वेस्टिगेट करने में? देखिए, हुमा नहीं है, इसलिए कि हमें पाकिस्तान में अगर आपने सियासत को क्रेडिबिलिटी देनी है, सियासत की साख बहाल करनी है, अगर आपने जमहूरियत को मजबूत करना है तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। भारत के इलेक्शंस क्यों मुख्तलिफ नज़र आते हैं हमें? इसलिए कि वहाँ का इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कभी भी सवालात नहीं उठते। उसको चाहे अपोजिशन पार्टीज हों या रूलिंग पार्टीज हों, उसको ये पता होता है कि इलेक्शन कमीशन कितना गैर जानिबदार है, कितना ताकतवर है। हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हमेशा ये सवालात उठते हैं। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद ये ज़रूर तब्दीली आई कि अब इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का इंतखाब जो है वो गवर्नमेंट और अपोजिशन मिलकर करती है। तो ये पाकिस्तान की सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है
कि अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाकाम नजर आता है या उस पर इल्जामात लगते हैं तो थोड़ा इल्जाम अपने ऊपर भी लेना चाहिए इन जमातों को, क्योंकि आपके ही मशवरे से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगता है, आप ही के मशवरे से। तो हमें एक बड़ी मैसिव इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहिए, एक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए, और उस पर तमाम पार्टी ऑन बोर्ड हो और फिर ओन करें उन सारी चीज़ों को। हम उन इक़दामात को ओन नहीं करते, जो इक़दामात सियासी जमातों ने खुद किए होते हैं उनको ओन करने को हम तैयार नहीं होते। चाहे फखरुद्दीन जी इब्राहिम मरूम को ले लें, उनको सबने मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया और फिर सवालात उठा दिए। इसी तरह मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर मतलब को ले इनको लें, भी सभी ने मिलकर बनाया था उस सवालात उठा दिए, और जो उस वक्त बरसर इख्तिदार थे फिर वो ऑपोजिशन में अब आए तो उनको भी लैक ऑफ फेथ हो गया। अब ये बताइएगा मेबल, ये धांधली के इल्जामात की हम बात कर रहे थे, अब से तो नहीं, कब से, मतलब हमेशा से ही हमारा मसला है। मोस्ट रिसेंटली हम वो 4 हलके खोल लें, धरना कर लें, 35 पंचर, और उसके बाद का मामला जो 2018 के इंतखाब थे, अब 2024 के इंतखाब। आपको लगता है कि हमारी सियासी जमातें कभी इस मामले को 1000 दफ़ा हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर लें, फलां ढमका, इसको सीरियसली एड्रेस करेंगी कि हाँ भाई हम सब मिलके कोशिश करते हैं कि अगला जो इलेक्शन हो उसके नतीजे सब तस्लीम करें? लेकिन उसमें भी क्या गारंटी है कि कोई मानेगा? ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम में अपनी बहसियत इंडिविजुअल्स भी इतनी ग्रेस नहीं होती, फैसला ही नहीं मानते, इतनी ग्रेस नहीं होती, बहुत कम लोगों में इतनी ग्रेस होती है कि वो मान लें कि वो हार गए हैं। देखिए अब्दुल्ला, इलेक्शन में कंट्रोवर्सीज तो होती हैं, कंट्रोवर्शियल इलेक्शन भी हुए, लेकिन आपको मालूम है कि 2013 के जो इलेक्शंस थे वो रिलेटिवली फ्री एंड फेयर, जो सारी अगर आप रिपोर्ट्स देखें और इस तरह उसके बारे में बात की, लेकिन उसके बावजूद एक कंट्रोवर्सी बनाई गई। ये 4 हलकों का जिस तरह आपने जिक्र किया, वो खान साहब ने उसको एक कंट्रोवर्सी बनाई, 126 दिन का धरना तक दिया, और भी जो है पूरे आप देखें कि पूरा वो टेन्योर था, उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट को सही तरीके से वो मतलब कोशिश यही थी कि गवर्नमेंट अपनी गवर्नेंस ना कर सके प्रॉपर तरीके से, जिस तरह उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा ये जो 2018 और 2024 के इलेक्शन, ये बहुत अहम है। कंट्रोवर्सीज जिस तरीके की हुई, लेकिन क्यों हुई? क्योंकि एक जो 2018 में हाइब्रिड की बुनियाद रखी गई, अब लगता है कि उस हाइब्रिड की परमानेंस आ गई है। तो जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, जिस तरीके की कंट्रोवर्सी हुई, रिगिंग के एलिगेशंस हुए, सब कुछ हुए, उसके बावजूद भी लगता नहीं है कि कोई इन्वेस्टिगेशन अकाउंटेबिलिटी ना 2018 की होगी ना अब की होगी। इस वजह से, क्योंकि ये जो आपने बात बहुत अहम की कि सियासतदान क्या इकट्ठे मिलकर बैठेंगे? सियासतदानों को बैठना तो जरूर चाहिए। अगर वो इकट्ठे मिलकर नहीं बैठेंगे तो फिर एक तो हाइब्रिड निजाम मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा और फिर वो परमानेंट भी हो सकता है, फिर उसको रोल बैक करना बहुत मुश्किल होगा। सियासतदानों के लिए इस वक्त जो है बहुत अहम चीज है कि वो इकट्ठे बैठें और वो इस निजाम को रोल बैक करने की कोशिश करें, ताकि अगले इलेक्शंस की जो है वो क्रेडिबिलिटी हो। जो जिस तरह बात करते हैं कि इस तरह की रिगिंग एलिगेशन ना हो, सारी जमातों को इस चीज का वो वेरी राइट कि वो स्पेस सियासतदानों ने दी है। बस अब ब्रीफली आप ये कमेंट दे दीजिएगा कि आज सबसे ज्यादा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, एज नोन एज पीटीआई, एज नोन एज इंडिपेंडेंट ग्रुप, ही सबसे ज्यादा कहते हैं जी हाइब्रिड निज़ाम है, फलां है, ढमका है, ये है, वो है। मगर इन तमाम फैक्टर्स को, इन अनासर को किसने वो गुंजाइश दी? सबसे ज़्यादा गुंजाइश हमें पता है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही पैदा हुई, जब मतलब फेस ऑफ द गवर्नमेंट तो इमरान खान साहब थे, लेकिन गवर्नमेंट कोई और ही चलाता और था। जिसके बाद उन्होंने बहुत बार इस बात को एडमिट भी किया। हाँ, और बरमला किया। वो सिस्टम इतना चेंज हो चुका है कि अब उसको वापस ट्रैक पे लाना शायद बहुत मुश्किल है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो सिलसिला आपने सवाल किया, जिस तरह महमल कहनी थी उस वक्त शायद हाइब्रिड निज़ाम का नाम नहीं दिया हमने, लेकिन इस मुल्क में 88 ऑनवर्ड हाइब्रिड निज़ाम ही चल रहा है। आप देख लें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली हुकूमत थी, वो एक मशरूत तौर पे इख्तिदार उनको मुंतकिल किया गया, वरना कई हफ्ते तो इख्तिदार ही मुंतकिल नहीं हो रहा था, जब तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया इन बातों को जो उनको शराइत दी गई थी। 90 का इलेक्शन उठा लें, 90 के इलेक्शन में असगर खान केस आपके सामने है। असगर खान केस पूरा पढ़ लें, अगर असगर खान केस पर अमल होता तो शायद आज ये चीज़ें नहीं हुई होती, बहुत चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं आज। तो हमें एक और पूरा हम एक तसलसल है इन चीज़ों का। एक आप 2013 के इलेक्शन को जरदारी साहब ने आरओ का इलेक्शन कहा, 2018 के इलेक्शन को आरटीएस का इलेक्शन कहा गया, 2024 के इलेक्शन को फॉर्म 47 का इलेक्शन कहा गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में
जो पिछले 15-16 साल से मुसलसल एक तरीके से सिविलियन हुकूमत है, हम एक तरीके से ही कह सकते हैं सिविलियन हुकूमत है, वहां हर इलेक्शन पर सवालिया निशान हाँ होते साहब, हैं। ये सब कुछ होता रहा था और मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप्स कितनी थी, उसके बाद ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया था कि अब भाई गैर सियासी कुव्वतों को वो गुंजाइश या वो जगह नहीं देंगी। In any case, this is all the time we have for this discussion, मदद साहब। थैंक यू। Mehmal, ये thank you so डिस्कशन much। तो हमारी शाम तक भी चल सकती है। हाँ, Thank मतलब you, ये तो वो Mehmal, बातें हैं जो thank you, एक्चुअली मदद इससे साहब। पहले भी हम करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं, बट सैडली थिंग्स डोंट चेंज, वही इल्जामात और सब कुछ वही मुड़ मुड़ के चीज आती है, इसलिए हम वी हैव टू रीविजिट द डिस्कशन। अच्छा जी, गाने आ रहे, मुसलसल आ रहे। क्यों आपने मैं जब गई हुई थी तो कुछ मौसीकी भी थी शो में, मौसीकी या क्या, अभी बोर किया? कल परसों एक वो गाना आया हमारे दोस्त ने ज़ीशान अली, उनका स्टूडियो में, वो बड़ा अच्छा लगा। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मैच की बात करेंगे, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। न्यूजीलैंड ने अगले ही दिन दूसरे T20 मैच में, पहला तो आपको पता बारिश की नज़र हो गया था, उन्होंने अपनी हार का बदला उतार दिया और पाकिस्तान को 2-4 नहीं 7 विकेटों से हरा दिया है और सीरीज में कर ली है वापसी। मार्क चैपमैन के सामने जो भी आया टिक ना पाया, क्या धोया है उन्होंने। 4 छक्के और 9 चौके मारे हैं, 42 गेंदों पर 87 रन जड़े हैं, आउट भी नहीं हुए और यही नाकाबिल शिकस्त इनिंग उनकी पाकिस्तान की हार का बाइस भी बनी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 179 रन का हदफ दिया था, कीवीज ने 10 गेंदों पहले ही ये हदफ पूरा कर लिया और वो लोग जो कीवी टीम को बच्चा टीम कह रहे थे, उनको अब जवाब मिल गया होगा कि ना तो बच्चे ही हैं और ना ही इतने कच्चे हैं। 5 मैचेस की सीरीज अब 1-1 से बराबर करके कल उन्होंने पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग लाइनअप का जो तासुर था ना, वो भी जाहिर कर दिया है। चौथा मैच जुमेरात को लाहौर में होगा। सीरीज के तमाम मैचेस आप देखेंगे जियो सुपर पर। कोई बच्चा टीम कह रहे थे या समथिंग लाइक दैट। बच्चा टीम तो नहीं, मतलब यही कह रहे थे उन्हें कि बहुत बड़े-बड़े न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, उनकी आबादी देखें, उनकी टीम देखें, वो नहीं आए हैं। वैसे ये जरूर इल्जाम था कि लॉट ऑफ देम वर बिजी इन आईपीएल, तो उनके कुछ बिग नेम्स जो थे वो आईपीएल में बिजी थे। लेकिन फिर भी कल हम 7 विकेटों से हारे हैं ये मैच। हमारी ये ए टीम है, दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव। सो या अच्छा, सिकंदर हमारे साथ हैं, सिकंदर से बात कर लेते हैं। सिकंदर, बाकी सारी चीजें तो एक तरफ, लेके कोई एटलीस्ट जब तक मैं देख रही थी तो 3 कैचेस तो ड्रॉप हुए थे पाकिस्तान की साइड से, तो हम सोच रहे थे कि अभी इनकी बड़ी एक फिटनेस ट्रेनिंग भी हुई है और खैर वो फिटनेस तो अपनी जगह, लेकिन दे वुड बी इन अ मच बेटर फॉर्म, बट आर दे? अच्छा, पहले तो वेलकम बैक हुमा जी। मैं समझा था शायद कोई रोटेशन पॉलिसी चल रही है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल रही है ना। मजाक कर रहा हूँ। जी जी। तो देखिए यार, कल हम हमेशा बॉलर्स पे जब भी हमने ज्यादा डिपेंड किया है, मुझे ऐसा फीलिंग आती है जैसे हमारे बॉलर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कल नसीम शाह का एक ओवर था जिसमें 23 रन पड़े और 23 रन में से, मैं बैठ के सारा कल डेटा निकाल रहा था, 23 रन में से 17 रन उनको टांग के ऊपर पड़े, जो कि शॉर्ट गेंदों के ऊपर उन्होंने किए। मतलब जब आपको पता है कि ये आखिरी ओवर्स का जो वो ओवर था शायद 15वां 15th ओवर था जिसके ऊपर उनकी पिटाई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये ओवर में वो चार्ज करेंगे, तो यू हैव टू कीप अ बेटर लेंथ। आपने इतनी शॉर्ट गेंदें की, उसको चैपमैन को 23 रन खींच दिए, बस वहीं से मैच सारा निकल गया। हमने जो है आखिरी के जो 5 ओवर थे उसके अंदर हमने किए कोई 55 रन और उन्होंने सिर्फ 3 ओवर में 44 रन कर दिए। और अगर आप उनका पूरा जो वैगन भी उठा के देखें जो कि उसमें आया हुआ है आपकी स्कोर बोर्ड के साथ, तो आपने शॉर्ट गेंदें कर दी। आपको पीछे गेंद करने की क्या जरूरत है? आप अपने लेंथ पे आपने अच्छी खासी विकेटें दी हैं यॉर्कर्स के ऊपर, आपने शॉर्ट गेंदें कर दी। हालांकि मैं पीएसएल में समझ रहा था कि क्या होता है सिकू, मतलब ये हमें पता है, ये आपको पता है, ये उनको भी पता होगा। वी शुड नॉट अज्यूम कि उन्हें नहीं पता होगा। हाँ। तो क्या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते? मतलब नसीम शाह वो डेफिनेटली नो ना कि उसने कहाँ गेंद करनी है, मतलब वो खेल रहा है, वो चाहता है कि वो विकेट ले, फिर क्या होता है? मेरे ख्याल से अब्दुल्ला थोड़े से शौके हो जाते हैं कि मैं तेज गेंद कर दूं। मैं पीएसएल से कह रहा हूं कि नसीम शाह का गेंद इतना आला स्विंग हो रहा है ऑफ द पिच, जाके बाहर की तरफ निकल रहा है, जो कि विकेट टेकिंग बॉल है। आप उधर भी शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं,
आप उसको उसी लेंथ पे गेन कराएं ताकि बल्ले से लग के स्लिप की तरफ जाए। आप एक अच्छी क्वालिटी बॉलिंग दिखाएं, या तो ओवर कॉन्फिडेंस के जी हम उड़ा के रख देंगे और उसके अंदर जो है वो कंपटीशन या फिर अंडर कॉन्फिडेंस, नहीं अंडर नहीं, ओवर होता है, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश। वो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश कि अब मुकाबला फास्ट बॉलिंग में हमने क्रिएट कर दिया है, हमने बहुत से लड़कों को रिटायरमेंट से बुला लिया, हमने दूसरों पे प्रेशर डाल दिया, तो अब मुकाबला हो रहा है कि जी मैं टीम में 11 में रहूं। अब 11 का मुकाबला है, 16-17 का नहीं है। 16-17 में आप आए मगर आपने खेलना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना, कि आपने खेलना है। तो मेरे ख्याल से ओवर एक्साइटमेंट है जिसकी वजह से वो शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं। उनके साथ बैठ के जो कोच है वो बात करे, वो जो बॉलिंग कोच है जो भी है वो उनके साथ बैठे बात करे कि जी आपका ये ओवर आप खुद उठा कर देखें, उनको वो पूरा ओवर दिखाएं कि आपने वहां गेंद की कहाँ की और वो मैच खराब हो गया। और मैंने कल जब डेटा निकाला था, हमारा मैच 15 ओवर तक एग्जैक्टली सेम था, 4 या 5 रन का फर्क था, मगर उसके फौरन बाद उन्होंने 3 ओवर में पूरे 3 ओवर के अंदर 44 रन करके मैच खत्म कर दिया। मतलब अमेजिंग, मतलब इतनी हमने खराब गेंद नहीं की। एक ये भी बात हो रही होती है कि हम बड़ा स्लो खेलते हैं, इन द सेंस वी टेक आवर टाइम मेकिंग रन्स। अगली टीम आती है, उसने टारगेट देख लिया होता है, वो पहली बॉल से ही या स्टार्ट हो जाती है। हमारा ये भी कसूर है कि हम वी टेक इट इजी, हम स्लोली वी गेट इनटू द हीट ऑफ द मैच। हालांकि हमें पहली गेंद से ही उसको 20 ओवर्स क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं फ़ौरन से, ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है स्कोर बनाने के लिए। देखो अब ये एक बहुत बड़ी बहस बन गई है। मैं इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया पे देख रहा था कि हर कोई पूछ रहा है कि जी हम एकदम से स्लो डाउन क्यों कर जाते हैं। मेरा एक सवाल है सेलेक्टर्स से, अगर वो सेलेक्टर्स प्रोग्राम हम 100% देखते होंगे, इसलिए कि हमें वार्निंग्स भी आ रही होती है, हमें शिकायतें भी कि आपने ये क्यों बोल दिया, आपने ये क्यों कह दिया, तो इसका मतलब वो देखते हैं। सेलेक्टर से मेरा एक सवाल है कि उस्मान खान को आपने जब लिया था, क्यों लिया था? इसलिए लिया था कि उसने 1-2 100 कर दिए थे PSL में और बहुत जबरदस्त खेला था। फिर मेरा सवाल ये है कि वो कौन से नंबर पे खेला था? अगर वो ओपन करके खेला था या वो 1 डाउन जाकर खेला था, आप उसको 4 पे खिला रहे। वो एक, आप ये ना कहेंगे आप खिला तो रहे, नहीं, एक लड़का जिसकी एक पोजीशन होती है आप उसको उस पे खिलाए ना। आप उसको एक खेलने का शौक है, नया बॉल वो हिटे मारता है, तेजी के साथ खेलता है जैसे साइम खेलता है, तो भाई आप उसको खेलने थे वो नंबर पे। आपने जब ले ही लिया उसको तो उसको उसी नंबर पे खिलाए ना। मैंने बहुत पहले से कह रहा हूं कि बाबर, व्हाई नॉट बाबर कम डाउन। आप वो उनके साथ ये है कि अगर वो उनके बराबर वाला साथ तेज खेल रहा हो तो वो चलते रहते हैं सिंगल्स, लेकिन नहीं, अब क्रिकेट चेंज हो गई। अब पड़ोसी मुल्क में जो टूर्नामेंट हो रहा है आप उसको देखें तो उसके अंदर तो 250-250 रन बन रहे हैं, 200 रन, 225 रन चेस हो रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ उसका कि क्रिकेट खेलने का अंदाज जो है वो बदलता चला गया है और आपको उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो आपको मतलब आप कामयाब नहीं है। कल आखिरी ओवर के अंदर अब फिर इफ्तिखार की बारी। भैया अब इफ्तिखार को सिचुएशन के हिसाब से शादाब को भेज दिया आपने, भाई इफ्तिखार फिर बेचारा तो वैसे का वैसा रह जाएगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, मैं उसको कभी जिंदगी में मिला हूं, मगर एक पाकिस्तान के लिए मुझे वो एक प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है। आप क्यों नहीं उसको ऊपर भेज के सिकंदर, अब क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर हम रोटेशन भी कर रहे हैं तो उसको हिसाब से करनी चाहिए, जिसका नंबर बनता है उसको तब आना चाहिए, ना सिर्फ अच्छा, सारों को चांस दिया जाए। भी होती है अभी से बाज लोग, जो आपको पता ही है हर शख्स को एक हमारी यहाँ हेल्थ पे और दूसरा क्रिकेट पे तबसरा करने की आदत है कि जी उस्मान को, अब उस्मान की हम केस डिस्कस कर चुके हैं, वो बड़ा सैक्रिफाइस करके लड़का पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आया है, अभी उसको लंबा खिलाना चाहिए, मतलब उसका नंबर चेंज करने में ज़रूर गौर कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो बातें शुरू हो जाती हैं जी इसको हटा दें, इसकी जगह किसी और को ले आएं, ये ज़्यादती है। देखिए मैंने तो ये बात बहुत पहले कह दी थी अपने प्रोग्राम में, जिसमें हमारे एक दोस्त थे वो नाराज हो गए, नहीं जी एक ऑनर होता है। नहीं, ऑनर तो होता है, मगर एक बंदे को इतना बड़ा उसने चांस लिया, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी कि जी मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूं, उसको पूरा चांस देना चाहिए। हाँ, उसको देखिए अब शायद चांस बन जाए। अगर रिजवान की हैमस्ट्रिंग पुल हो गई है और वहां पर आजम खान अनफिट है तो फिर वही कीपिंग करेगा। तो आपके पास दूसरा विकेट कीपर उन्होंने अभी तक कॉल नहीं किया है, तो वही विकेट कीपिंग करेगा। उस पर उन्होंने कैच भी छोड़ा है, तो वही विकेट कीपिंग करेगा तो उसको पूरा मौका मिल जाएगा, हो सकता है पूरे 5 के 5, इसलिए कि हैमस्ट्रिंग इतनी जल्दी सही नहीं होती। और रिजवान खेली भी स्लो है, 21 गेंदों पे उन्होंने सिर्फ 23 रन किए। जब एक मोमेंटम बन जाता है तो आपको उसको कंटिन्यू रखना चाहिए था।
तो आपको अगर शादाब को भेजना ही था तो आप रिजवान की जगह भेज देते, ताकि वो टुल्ले मार मार के जो है वो रिदम को बरकरार रखता है। इसलिए क्या गेम बदल गई है। तो आप उस्मान को मेरे ख्याल से इतने जल्दी ड्रॉप नहीं कर सकते। आपने एज एन ओपनर उसको सिलेक्ट किया था बिकॉज ही वाज स्कोरिंग रन्स एज एन ओपनर। आप उसको अगले मैचों में ओपन कराएं। आप बाबर को बोले आप नीचे आ जाएं, या देखें तो उसको, हो सकता है वो गेम चेंजर हो सकता है भाई, मगर आप तो कहें, लेकिन बाबर खुद भी तो सोचें कि अगर वो नीचे आ जाएं तो क्या होगा। मतलब ये तो बाबर का भी एक फैसला है ना, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम। बाबर का फैसला है, मगर ये टीम पाकिस्तान की है, बाबर की है। हमने ये भी तो सोचना है, पाकिस्तान की टीम है ना, जो सेलेक्टर्स हैं वो पाकिस्तान की टीम को सेलेक्ट करते हैं, वो बाबर को नहीं सेलेक्ट करते अकेले। तो उनको ये देखना पड़ेगा ना एक्सपेरिमेंट करके। मैं तो चलिए, अब तो वो सिलेक्शन कमेटी का खुद भी हिस्सा है। आई एम श्योर दे वुड थिंक अबाउट इट प्रोबेबली एंड devise a better plan in the next match। उम्मीद ही की जा सकती है। और वैसे भी हमने अल्टीमेट गोल तो हमारा वर्ल्ड कप है, यही डूज एंड डोंट्स कर करके हम देखेंगे कि भाई अल्टीमेटली होपफुली क्या करना है आगे। अच्छा, अब सिकंदर रोटेशन में अब क्या लग रहा है कि किसको मौका मिलना चाहिए प्रैक्टिकली? देखिए, मुझे यही डर लग रहा है कि मैच जब हम हारते हैं ना, हम पैनिक कर जाते हैं और फिर हम पक्के सारे खिला देंगे। तो ये जो 2 मैच हैं वो जो नए नौजवान अगर कोई बैठा सिकंदर, जब कोई हारता है तो ऑब्वियसली थिंग्स हैव टू चेंज ना, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो होता है उन्होंने बनाया होता है दैट क्लियरली डिड नॉट वर्क, तो चेंज तो करना ही होगा। हुमा, ये जो 5 मैच हैं हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनको आप पूरा एक्सपेरिमेंट्स पे निकाल दें। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आप तैयारी, इनको देखकर आप वहां पे टीम खिलाएं। बट रोटेशन का मतलब है कि हम हर मैच में ही तब्दीली करें, या एक मैच की जो टीम बनाएं प्लेइंग 11 वो एटलीस्ट 2 में तो चला लें या नहीं? हाँ, 2 में आपने चला ली ना, ये टीम आपने 2 में चलाई। अब आप बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा ऐसा शफल करें कि जो 170 रन है वो 170 से 200 तक जाए। तो अब उसमें आमिर को नहीं खिलाया ना इसमें? किसको नहीं खिलाया? आमिर को। हाँ ठीक है, उनको रेस्ट दे दिया। सही है। अगले मैच में चाहे आप बुला ले, शाहीन को रेस्ट दे दें, रेस्ट तो देना पड़ेगा ना। चलिए, लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सिको, तीसरे मैच में बात करेंगे। थैंक यू। ओके भाई, हमने विमेंस क्रिकेट जो कि हमारा वो भी चल रहा है, आपको पता ही है कि उस पे हमने उस तरह बात नहीं की। हार गए, लेकिन स्कोर तो दिया था ना फिर भी। आप स्कोर देखे ना, हमने फिर भी लड़कियों ने स्कोर तो ठीक ठाक दिया था। ये दूसरा वनडे इंटरनेशनल था, सनसनीखेज हुआ। हाँ, बिल्कुल सनसनीखेज मुकाबला था जिसमें वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को वैसे हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने स्कोर बड़ा जबरदस्त दिया था। 224 रन्स का हदफ था और आखिरी गेंद पर वेस्ट इंडीज ने हासिल किया, चौका मार दिया। सो दैट वाज आल्सो पाकिस्तानी विमेंस टीम ने, आपको बता दें कि पहले टॉस जीता था, फिर सिद्रा अमीन ने अपनी हाफ सेंचुरी बनाई, बिस्मा मारूफ ने 65 रन्स की इनिंग खेली और विमेंस टीम 49th ओवर में 223 व्हिच इज अ बिग स्कोर बाय द वे, वो बना चुकी थी। सो वेल डन गर्ल्स। बहुत अच्छा मैच था, तगड़ा मैच था। हार जीत एक्चुअली इस मैच के लिए कहा जाता है कि हार जीत खेल का हिस्सा होती है, जहां आपको एफर्ट भी नजर आए, जहां आपको कोशिश भी नजर आए। और बिल्कुल ही आखिरी गेंद पर फैसला। जरा वैसे हार चुके हैं, ये तो पता चल गया ना, इससे पहले वाला भी हारा था, हमने डिस्कस भी किया था। सो या ओके, ब्रेक टाइम। वेलकम बैक जी। कराची में क्या हुआ जुमे के रोज? ये खबर तो एक्चुअली हम फॉलो भी कर रहे थे इवन दो आई वाज ऑन लीव, लेकिन जिनको नहीं पता, कराची में जुमे के रोज सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई ने गैर मुल्की मेहमानों पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। जिस तरह गार्ड्स ने खतरात को भांप कर फौरी एक्शन लिया, कराची पुलिस जैसे बर वक्त पहुंची और दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया, ये काबिले तारीफ है डेफिनेटली। डीआईजी ईस्ट असफर महेसर ने भी बताया कि कैसे ये हमला नाकाम बनाया गया। टारगेटेड कार्रवाई है और इनकी मूवमेंट को उन्होंने यहाँ पे नोटिस किया हुआ था और ये जंप की जो सिलेक्शन ऑफ साइट की गई है वो इस जंप की वजह से की गई है कि यहाँ पे गाड़ी स्लो होती है। जब हमारी पुलिस के जवान यहाँ पहुँचे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड भी इस पे टेररिस्ट पे फायर रहा था। आजी सिंध की तरफ से शराफी कोट पुलिस को नक़्द नाम तारीफ़ी इसनाद भी दी गई, जहाँ पुलिस का बर वक्त एक्शन और हिकमत अमली काबिल तहसीन है। वहीं सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत भी काबिल सताइश है। इस बात पर ज़रूर तशवीश है कि दहशतगर्द कब से कराची में वारदात की प्लानिंग कर रहे थे
वो गैर मुल्की मेहमानों तक इतनी आसानी से कैसे पहुँच गए, उनका वक्त उन्हें कैसे पता चला। ज़ाहिर रैकी की भी थी, बज़ाहिर इंटेलिजेंस की तो नाकामी है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद को भी सलाम, जिसने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए शहादत पाई है। नूर मोहम्मद दहशतगर्दों की फायरिंग से ज़ख्मी हुआ था, लेकिन बाद में दौरान इलाज चल बसा। और कांस्टेबल कासिम हबीब, जिन्होंने दीगर अपने साथियों के साथ बर वक्त कार्रवाई की, इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया। इस पुलिस पार्टी ने चंद ही मीटर के फासले पे मौजूद थे और फिर दहशतगर्दों को जो उस वक्त फायरिंग कर रहे थे, फायरिंग के तबादले में इंगेज किया और फिर उन्हें वहाँ ठिकाने लगाया। ये क्या सारा कुछ कैसे हुआ? कासिम हबीब कांस्टेबल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम भाई, खैरियत से आप? आपने ज़बरदस्त काम किया है, आपके साथियों ने ज़बरदस्त काम किया है, सलाम है आपकी बहादुरी को। ज़रा वाक़या बताएं। सुबह सुबह हम भी लाइव शो कर रहे थे जब ये खबर हम तक पहुंची, क्या टाइम था, कैसे आपने ये सारा कुछ देखा या आपको मालूम हुआ, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 6:50 पे हम 300 मीटर के फासले पे अटक पंप पेट्रोल पंप पर हम मौजूद थे। धमाके की आवाज़ सुनी और धुआं हमने देखा। मोबाइल अफसर ने फौरी मौके पे पहुंचने का कहा और SHO साहब को फ़ोन किया। जब हम मौके पे पहुंचे तो इंसानी अज़ा हमने देखे और गाड़ियां तबाह देखी और बस दहशतगर्द ने हम पे फायरिंग की। हमने दहशतगर्द को अंगेज किया और मैं दहशतगर्द के अकब से गया और दहशतगर्द को मैंने हलाक किया। दहशतगर्द हलाक करने की उसकी तस्दीक की और फिर इलाके को कॉटन किया कि कोई इसके साथ कोई दूसरा इसका साथी या कोई दहशतगर्द तो नहीं है। फिर SHO साहब मौके पर पहुंच गए। फिर बाहिफाजती तरीके से गैर मुल्की मेहमानों को हमने महफूज मकाम पे मुंतकिल किया। वंडरफुल जी। अच्छा, ये ज़रूर बताएं, जब आप वहाँ पहुँचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई अफरा तफरी होगी माहौल, और ऑब्वियसली ऑलरेडी वहाँ तो सब कुछ हो ही चुका था। आपको किस तरह पता था या कोई पहले से प्लानिंग होती है कि जी हम जाएंगे और हमने इंगेज किस तरह करना है? क्योंकि टाइम बिल्कुल वही मौका है, या तो दहशतगर्द भाग जाएगा या फिर आपको ऑब्वियसली उसको मारना पड़ेगा। तो ये किस तरह होता है ये सारी कोऑर्डिनेशन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी। ये हमने वर्दी पहनी हुई है अवामुन्नास की खिदमत के लिए, मुल्क और कौम की खिदमत के लिए। इसमें अगर हमारी जान भी चली जाए तो हमें शहादत का रुतबा मिलेगा। बस यही जज्बा है, जो यही जज्बा होता है जब आप मुकाबला करने के लिए उतर जाते हैं मैदान में। सोचने का टाइम नहीं होता कि आपको ये पता है कि हमने बस इसका मुकाबला करना है। अच्छा, हम ये CCTV फुटेज भी साथ साथ चला रहे हैं। वहाँ पे आप जब पहुँचे तो एक दहशतगर्द ने तो अपने आप को धमाके से उड़ाया हुआ था। उस वक्त कोई बात नहीं, आप कर लें, इसको देख लें। उस वक्त आपको मालूम हो गया था या उस वक्त आपको अभी कंफ्यूजन थी कि भाई ये जो इस वक्त फायरिंग हो रही है, ये सिक्योरिटी गार्ड भी जब आप मतलब हैंडल कर रहा है मामला, ये कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, या वाज़े नज़र आ रहा था वो उस वक्त कि हाँ यही हमलावर है? सर वाज़े नज़र आ रहा था। सिक्योरिटी गार्ड जो था वो भी हमारा भाई है जो शहीद हो गया, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। वो ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे और दहशतगर्द जो था उसने हमें देखते ही और हम पे हिट करना शुरू कर दी, फायरिंग करना शुरू कर दी। तो सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने करम किया अपना। सर फायरिंग क्या बहुत एक ही जगह से फायरिंग हो रही थी या बहुत जगहों से हो रही थी? सर एक जगह से वो फायरिंग कर रहा था और हम 3 स्टेप में बटे हुए थे और चौथा स्टेप सर मैंने अकब दहशतगर्द के अकब से लिया, पीछे से। अच्छा, और कितनी देर ये मार्का चला और वो अपने अंजाम को पहुंचा? फिल फॉर सर 2 मिनट से सर, तकरीबन 2 मिनट से पहले ये वक्त काम हो गया। सही। और इन लोगों की फिर शनाख्त वगैरह हो गई है अगर आपको इन्वेस्टिगेशन की कुछ पेशरफ्त मालूम है तो? सर जो हलाक हुआ है उसकी शनाख्त हुई है सुहेल नाम से। कहाँ का रहने वाला? सर ये पंजगोर का रहने वाला है। पंजगोर का रहने वाला, बलूचिस्तान पंजगोर का। और जो ब्लास्ट हुआ है सर उसकी सर फिंगर नहीं मिले, सिर्फ उसका सर मिला है और पैर मिले, और बाकी जो जिस्म के अज़्ज़ा थे सर वो नहीं मिले। सही। और इंटेंसिटी आप जरा ब्लास्ट की सोचें कि और कोई चीज़ इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या पेशरफ्त है? जाहिर है ये 2 अकेले तो नहीं काम कर रहे थे, इनके पीछे प्लानिंग है। वो जो
हमारे गैर मुल्की मेहमान हैं वो यहाँ पे रोज़ ही आते जाते हैं, वो कितने अरसे से यहाँ आ जा रहे थे इस इलाके में, या वो कुछ दिन के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं जापान वापस, क्या होता है? सर इसके बारे में तो इतनी डिटेल नहीं है, बाकी वहाँ से गैर मुल्की मेहमान अक्सर KIA रोड है, कुरंगी इंडस्ट्री एरिया जाते रहते हैं। संती इलाका है, वहाँ से जाते रहते हैं और हमारी पेट्रोलिंग मामूर के मुताबिक एहसास पॉइंटों पे होती है। उनकी वैसे उस वक्त क्या हालत थी जो लोग उस गाड़ी में मौजूद थे? वो तो आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। सर वो भी सर मेहमान थे हमारे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर वो सेफ रहे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको भी सेफ रखा, हमें भी सेफ रखा। बिल्कुल। देखिए कमाल है कासिम और कासिम जैसे बाकी हमारे सारे बहादुर पुलिस पर्सनल का कि अगर ये भी ना पता हो कि वो इधर से क्यों गुजर रहे हैं या क्या काम है, इनका काम है उनको सेफ्टी देना। यानी गैर मुल्की मेहमान हैं, हमारे गेस्ट हैं और क्यों आए हैं, क्या काम है, डज नॉट मैटर। बहुत शुक्रिया आपका कासिम। बाकी बात ये अभी आपने जान ही लिया कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। वफ्द के हमरा वफूद की सतह पर मल्टीपल मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म हाउस में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। फिर आज रात इशाइया भी होगा, सदर पाकिस्तान से मुलाकात होगी। ऐवान सदर में आज रात का इशाइया होगा, इशाइया वैसे होता ही रात को है। शहबाज शरीफ ईरानी सदर और उनके वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। वज़ीर आज़म हाउस में 7 से 8 ईरान मुफाहमती याददाश्तों पर MOUs पर दस्तखत होंगे। और लंच इज़ इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, द डिनर इज़ एट द प्रेसिडेंसी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कल सुबह लाहौर जाएंगे। लाहौर में ईरानी सदर की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और गवर्नर से मुलाकातें होंगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी देंगे। फिर उसके बाद कराची भी पहुँचेंगे। कराची में ईरानी सदर की वज़ीर आला सिंध और गवर्नर से मुलाकात होगी और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची में मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। बुध को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ईरान रवाना होंगे। डेफिनेटली इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है इस ट्रिप की। और आपको पता है कि ईरान ने जो ड्रोन्स का एक हमला इजराइल पे किया था और ऑब्वियसली उसके बाद दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिप जो इन्होंने पिक किया है। अगर किसी से मिलना है, खित्ते में कहीं जाना है, तो ईरान मुड़ा है पाकिस्तान की तरफ। और पाकिस्तान के लिए ये ट्रिप जो है ईरानी सदर का वो डेफिनेटली बहुत वैसे भी नई हुकूमत जब से बनी है उसके बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। सो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कराची जब ये आएंगे 23 अप्रैल को, सो इस मौके पर आम तातील का भी ऐलान किया गया है। तमाम निजी और सरकारी दफातर के साथ साथ तालीमी इदारे वगैरह भी बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में भी गालिबन छुट्टी है, कुछ ऐसा है कराची में तो ऑब्वियसली कराची में कर दिया होगी। गया है। ईरानी सदर की सिक्योरिटी टीम कल इस्लामाबाद पहुंच गई थी, उन्होंने इंतजामात वगैरह का जायज़ा लिया। और इस दौरे पर मगरबी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका की भी आपको पता ही है ये हालिया इंसिडेंट, हालिया वाक़या जो हुमा ने तस्करा किया, ईरानी ड्रोन्स का इजराइल पर हमला, उसके बाद बड़ी गहरी नज़र से बड़ी बारीक बीनी से इस दौरे को ऑब्ज़र्व भी किया जा रहा है। और ईरान इजराइल मौजूदा कशीदगी के बाद ईरानी सदर ने अपने पहले गैर मुल्की दौरे के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया है। ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये दौरा इसलिए भी अहम है, आपको बता दें कि जनवरी में पाक ईरान ताल्लुकात उस वक्त सख्त शदीद कशीदा हो गए थे जब ईरान ने पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल फायर किए थे। ये इतनी पुरानी बात नहीं है, ये आपको याद होगा, जिसमें 2 बच्चे जहाँ बहक हो गए थे। और जवाब में पाकिस्तान ने ईरानी इलाके में अस्करियत पसंदों को निशाना भी बनाया था। बॉर्डर सिक्योरिटी के मामलात हों, स्मगलिंग का इशू हो, उन सारे मामलात पर भी गौर होगा। बात करेंगे इसी दौरे से मुताल्लिक साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब, पाकिस्तान में नई हुकूमत बनने के बाद किसी भी सरबराह मुमलिकत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। ईरान के सदर आए हैं, फिर ईरान के सदर का कि उस इंसिडेंट के बाद किसी भी मुल्क को चूज़ करना, वहाँ दौरा करना, ख़ित्ते के और आलमी हालात को सामने रखते हुए कितना अहम है ये सारा दौरा? बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया मुल्क है
और पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स पे मसाइल हैं, ईरान के साथ भी है, लेकिन ईरान के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि ईरान के साथ ताउन बढ़ाया जाए। आपको पता है कि उस बॉर्डर पे कई वीडियोज़ आई हैं, इतनी बड़ी तादाद में स्मगलिंग होती है, उससे हमारी इक़्तिसाद को नुकसान पहुँचता है। बॉर्डर मार्केट्स खोलनी चाहिए और रास्ता ढूंढना चाहिए इस जो IP गैस पाइपलाइन है उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बायलैटरल तनाजुर में, यानी दो तरफा तनाजुर में, तो बहुत ही अहमियत का हामिल है। हाँ, ये ज़रूर है कि अमेरिका ने अभी हालिया जो सैंक्शंस लगाई और एक किस्म का सिग्नल दिया कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अपने कौमी मफाद में हमें इस बात की परवाह ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और अमेरिका को और बाकी मुल्कों को भी समझाना चाहिए कि पाकिस्तान ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा, ये हमारे मफाद में, और मेरे ख्याल में इसी तनाजुर में ये दौरा जो है वो कामयाब होगा। एजाज चौधरी साहब, इस वक्त पाकिस्तान के जो बहुत से मसाइल हैं वो अफ़गानिस्तान के हालात से जुड़े नज़र आते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका तौर पर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये फैक्टर जो है ये कंट्रोल हो? जी, पाकिस्तान और ईरान मिलकर मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की सूरत हाल के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। मैं हमेशा से इस बात का हामी रहा हूँ कि पाकिस्तान और ईरान इस मामले में ताउन करें, क्योंकि दोनों मुल्कों ने, अगर आपको याद होगा तो दोनों मुल्कों के ऊपर अफगान मुहाजिरीन का बोझ भी आया और इस दहशतगर्दी का भी दोनों शिकार हुए। तो पाकिस्तान और ईरान अगर मिलकर इस मामले में ताउन करें तो बहुत आसान है। ये आपको याद होगा कि ये भी हमने सुना है कई बार कि अफगानिस्तान से कुछ बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आकर ईरान में जाके कुछ मिलिटेंट्स जो हैं कार्रवाइयाँ करते हैं, तो वो भी रोकना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल ये ताउन जारी रहना चाहिए दोनों मुल्कों के मफाद में होगा। 6 सालों से हमारी पॉलिसी नज़र आ रही है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद पावर्स और दीगर रीजनल ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं, मौजूद तजारती इश्तराक भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इसकी कीमत आम तौर पर हमारे पैटर्न समझे जाने वाले मगरबी ममालिक से ताल्लुकात की खराबी चाहते हैं। तो क्या खारजा पॉलिसी में ऐसा बैलेंस रखना मुमकिन भी है? बैलेंस तो मुश्किल है, क्योंकि तमाम ताल्लुकात बराबर नौइयत के नहीं होते, लेकिन अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर सबके साथ ताल्लुकात रखना बहुत ही अहमियत का हामिल है। आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, और बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि चूँकि चीन के साथ इस वक्त अमेरिका एक मुसाबके की कैफियत में है और उसने हिंदुस्तान को एक पार्टनर बना रखा है, तो इस वजह से आप चीन के या तो साथ खड़े होंगे या आप उनके मुखालिफ होंगे। मैं नहीं ये समझता। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ऐसा चल रहा है पूरी जियोपॉलिटिक्स में कि सारे ममालिक अपने ताल्लुकात जो हैं वो कायम रखते हैं, खुसूसन इक्तिसादी ताल्लुकात को तो बिल्कुल अहमियत सबसे ज़्यादा देते हैं। आप चीनी की मिसाल लें कि अमेरिका के साथ मुसाबका है, लेकिन उसने उनके साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात रखे हैं। यही हिंदुस्तान का आलिम है, उसने रूस के साथ भी ताल्लुकात रखे हुए हैं, जबकि वो अमेरिका का एक हलीफ बना हुआ है, और चीन के साथ भी रखे हैं। तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान को ये हक ना हो हासिल कि वो तमाम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ना आगे बढ़ाए। पाकिस्तान को ये हक है पूरे हमसाया ममालिक के साथ भी, और साथ ही साथ मगरब के ममालिक, क्योंकि मगरब के साथ भी हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। अमेरिका तो हमारा सबसे बड़ा तजारती शरीक है, लेकिन यूरोप के साथ भी बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। और मुझे खुशी है कि अभी सऊदी अरब के वजीर खारजा आए थे और अब सदर उनके आ रहे हैं ईरान के, तो यही हिकमत अमली सबसे पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित होगी। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, फॉरेन सेक्रेटरी हमसे बात कर रहे थे। इम्पोर्टेंस ईरानी सदर के विज़िट टू पाकिस्तान पे बात हो रही थी और किस तरह कंट्रीब्यूशन की जा सकती है खित्ते में हर मुल्क की के अमन जो है वो कायम हो और एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो दुनिया को दिखाया जाए। ईरान हमारा पड़ोसी तो है, नई हुकूमत आई है इलेक्शन के बाद, उसके बाद किसी भी सरबराह ममलिकत का पहला दौरा पाकिस्तान है। फिर हालिया ईरान इसराइल तनाज़े के बाद ईरान के सदर का भी बड़ा सिग्निफिकेंट है कि पाकिस्तान का उन्होंने इंतखाब किया इस दौरे को करने के लिए। बहुत से हमारे आपसी इशूज़ हैं जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी के मामलात हैं, स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से कोशिश है, वो भी डिस्कस होगा मामला। और फिर दीगर जो ख़ित्ते की सूरत हाल है, जो दुनिया की सूरत हाल है, जो अमरीका ज़ाहिर है खुश तो नहीं था जो ईरान की तरफ से
ड्रोन्स भेजे गए थे इजराइल की तरफ, बहुत से बयानात भी आ रहे थे, नई सैंक्शंस की बात भी की जा लेकिन रही जब थी। इजराइल के डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो अमेरिका ही पेश था ये डिफेंस और सिस्टम को। इस कार्रवाई के बाद आपको पता है अमेरिकी इमदाद जो रुका हुआ था मामला वो भी जारी हो गई है, अरबों डॉलर्स की दोबारा से इजराइल को इमदाद मिली है। सो वो सारा मामला एक तरफ है, दूसरी तरफ हम ये दौरा देख रहे हैं जिसमें बहुत सी अहम मुलाकातें होंगी, जिसमें आज लंच है इनका प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, एक और अस्करी चीज़ क़यादत इसमें- से भी मुलाकात करेंगे। अब्दुल्ला, एक और चीज़ इसमें नोट करने वाली बात है कि ये दौरा जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद तक मुख्तसर जो है महदूद नहीं रहेगा, और इसमें ये ऑल ओवर जिसको कहा जाता है मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद में वो इस वक्त हैं, फिर लाहौर जाएंगे, फिर कराची आएंगे, तो ये पूरा इनका काफ़ी डाइवर्सिफाइड एब्सोल्युटली। सो एक मसरूफ दिन गुजारेंगे, इस्लामाबाद में आज रहेंगे। आज लंच है इनका वज़ीर आज़म हाउस में, उसके बाद वफूद की सतह पे भी मुलाकातें होंगी, कुछ MOUs वगैरह भी दस्तखत होंगे, साइन होंगे, अस्करी क़यादत से भी इनकी बात होगी, ट्रेड पे भी बात होगी, बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पे बात होनी भी चाहिए। सो ये है सूरत हाल। अच्छा, ईरान में आपको पता है हमारे यहाँ लोगों का आना जाना रहता है, ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद जाती है। एक कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी ज़रूर होना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान, बॉर्डरिंग कंट्री है, कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है। एक कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी तो लाजम है कि अब मैसर हो यहाँ पे बसने वाले और वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए कि भाई आप कराची से चलें या कोयटा से चलें और आप सीधा ट्रेन में बैठें और ईरान पहुंच जाएं। मतलब दीज आर सम ऑफ द आइडियाज जिस पे बात भी होती है, और आज हम जरा दोबारा से हमने कहा इसको फ्लोट कर दिया जाए व्हाइल द इरानियन प्रेसिडेंट इज इन टाउन। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और ये वो बात है जिस पे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। लेकिन एक और इशू जो कुछ अरसे से, कुछ दिनों से चल रहा है, इनफैक्ट ये बड़ा पुराना इशू है जिस पे हम ये लेटेस्ट एपिसोड का इजाफा हुआ था, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बाय द वे। सहाफ़ियों को हरासा करना और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी किसी सियासी जमात को जेब नहीं देती, लेकिन हर कोई एक्चुअली ये करता है। और लेटेस्ट किसने की है? PTI कि बाज़ रहनुमाओं ने इसे एक वतीरा वैसे तो बना लिया है, और होता यह है कि एक शख्स इल्ज़ाम लगाता है तो तहरीक इंसाफ उसे एक शख्स की ज़ाती राय करार देकर खुद बरीउज़िमा हो जाती है। चंद दिन पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की मुशीर और साबिक़ खातून अव्वल बुश्ता बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई ने पेशावर से जियो न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर नादिया सुबूही पर पैसे लेने के इल्ज़ामात लगाए थे, और फिर वो ये बात खैर इतनी बड़ी। अच्छा, इसी पे हम बात करते हैं, मौक़िफ़ लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। शौकत यूसुफजई साहब सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी बैलेंस बात करते हैं। अच्छा शौकत साहब, ये जो ताज़ा वाक़या हुआ जिसमें मिशाल साहिबा ने नादिया, आपको पता ही है कि दहाइयों से वो वाबस्ता हैं। पेशावर जैसे शहर में खातून होते हुए उन्होंने जिस तरह हर फ्रंट पे जाके रिपोर्ट किया है, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो टारगेट किलिंग हो, दीगर इशूज़ हों। सो नादिया और हमारे हर सहाफ़ी की जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसकी हमारी निगाह में बड़ी कदर है। इस तरह से उनका पर्सनल नंबर एक्स पर शेयर करना और एक इल्ज़ाम लगाना उस स्क्रीनशॉट के साथ जिसमें वो बात साबित भी नहीं हो रही, डू यू थिंक इट्स ओके? इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है जो उन्होंने किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ताज़ा तरीन वाक़या तो अभी कल वाला हुआ था जिसमें हमारे जो सहाफ़ी थे उनको गिरफ्तार किया गया और कई घंटे तक उनको उसमें रखा गया, हवालात में रखा गया। मेरे ख्याल से उसका भी जिक्र करना चाहिए, उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए हमें, जो पंजाब में हुआ कल ज़िमनी इलेक्शन के दौरान। दूसरी बात यह कि जो जहाँ तक मशाल उसका ताल्लुक है, नादिया सबूही को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी खातून, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, और चूँकि मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ सहाफ़ियों का, तो मुझे बिल्कुल मैं जानता हूँ, बहुत सारे सहाफ़ियों को मैं जानता हूँ। नादिया सबूही मेरे ख्याल से बहुत ही परफेक्ट जर्नलिस्ट है। मशाल चूँकि देखें, एक तो नई आई है सियासत के अंदर, वकील चूँकि वैसे भी दबंग होते हैं, नई सियासत में आई है तो उनको ज़रा एहतियात करना पड़ेगा। ये वज़ीर आला साहब को भी कन्वे हो चुका है कि उनको समझाया जाए कि वो थोड़ा सा एहतियात बरते, क्योंकि थोड़े से वक्त में उनकी कई चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो शॉर्ट टेम्पर हो जाती हैं, तो थोड़ा सा उनको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा।
देखिए तो कंट्रोल करना तो चले शौकत पड़ेगा। यूसुफ सईद साहब, आपने बड़ी अच्छी और बड़ी क्लियर बात की है। We appreciate it, We sir. appreciate it, जिसमें आपने एक स्टांस भी लिया है कि उनको मुहतात थोड़ा सा रहना पड़ेगा। लेकिन ये बातें क्या उनको बता दी गई हैं? और ख़ास तौर पे क्योंकि इल्ज़ाम इतना बड़ा है और उसके बाद इंसुइंग ट्रोलिंग, तो आपको पता है कि एक चीज़ तो बन ही जाती है विच बिकम्स अनबेरेबल, जो कि अनफेयर भी है, अनबेरेबल भी है। तो कोई माफ़ी की एक्सपेक्टेशन नादिया सबूही और बाकी वर्किंग जर्नलिस्ट रखें या ना रखें? देखिए, अगर मैं होता ना तो मैं तो सहाफ़ियों के साथ मेरा अपना जो ताल्लुक है, और इससे इंसान ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। अगर गलती की होती है तो फिर मेरे ख्याल से अपनी गलती का मान लेना चाहिए कि जो मुझसे गलती हुई है। तो मैंने कहा कि जैसे कि चूंकि ये शॉर्ट टेम्पर है और मुझे कई जगहों पे एहसास हुआ है, और इस बात को बिल्कुल सीएम साहब तक पहुंचाया और सीएम साहब ने मेरे ख्याल से कन्वे भी कर दिया, और काफ़ी फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो काफ़ी मोहतात रहेंगी। लेकिन ये भी है कि अगर आप उससे ये समझते हैं कि जी मुझसे गलती हुई है, तो मेरे ख्याल से इसमें क्या है, अगर माजरत भी कर ले तो क्या है, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। और मैं कहता हूँ कि इससे इंसान की खत बड़ी होती है, तो मैं तो कन्वे कर दूंगा कि अगर इस तरह की है तो बिल्कुल उनको कर देना चाहिए। और नादिया सबूही वैसे भी एक बड़ी अच्छी सहाफ़ी खातून है, और वैसे सहाफ़ी खातून है भी बड़ी कम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और कुछ हैं तो मेरे ख्याल से उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल, और जिन हालात में आपको पता है पख्तूनख्वा के जो हालात रहे हैं उनमें रिपोर्ट करना, फिर कुछ कल्चर भी उस कल्चर में रहते हुए भी रिपोर्ट करना बड़ा, इसीलिए हम ज़रा ज़्यादा पर्सनल है नादिया के बारे में, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट वी रियली अप्रिशिएट एंड हम आपका शुक्रिया यहाँ अदा करना चाहेंगे इस बात को लेके, पर्टिकुलरली शौकत साहब, मतलब आप हमारे साथ ही रहें, अभी हमने आपसे और बातें भी करनी हैं। वी रियली अप्रिशिएट कि आप इस गलती को तस्लीम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मिसाल अगर माजरत भी कर लें, इनफैक्ट उन्हें कर लेनी चाहिए। और पार्टी अगर वैसे ऑफिशियली भी रेप्रिमांड अगर उनको कर दे तो ये एटलीस्ट विमेन जर्नलिस्ट जो काम कर रही हैं उनके लिए बड़ी हौसला अफजाई होगी इस बात में। होपफुली फिर बाकी जो इस किस्म के इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी डिटर्न हो जाएंगे। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा, आप जरा ये बता दीजिए कि शौकत साहब कुछ कह रहे हैं। जी प्लीज़। मैंने कहा मैं उनसे रब्ता करके उनको समझा दूंगा और उनसे कहूंगा कि नादिया बड़ी अच्छी खातून सहाफ़ी है, और उनको देखें इस तरह के लोगों को डिसहर्ट नहीं करना चाहिए। ये जब मैदान में आई हैं तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अच्छी बात है, और एक अच्छे यानी कि ख़वातीन की तादाद वैसे भी ज़्यादा है और उनकी नुमाइंदगी वैसे बहुत कम है हमारे प्रेस क्लब के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी हम सियासतदान हैं, चाहे ख़वातीन हैं चाहे मर्द हैं, वो इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम अपने लोगों को प्रमोट करें। वो ये एक अच्छी बात है कि इतनी अच्छी खातून सहाफ़ी जो है वो इतने बड़े चैनल के साथ वाबस्ता है, तो मेरे ख्याल से ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। होपफुली शौकत साहब आपकी ये बात जो है, ये जो ट्रोल्स ऑनलाइन ट्रोल्स होते हैं तब तक वहां तक भी पहुंच जाएगी और वो सराहेंगे आपकी बात को, और जो ट्रोलिंग हो रही है पार्टी इनसे कुछ जवाबदेही करेगी ऑफिशियल एज एन सतह पे कि हाँ जी आप किस तरह की बातें कर रही हैं ऑन सोशल मीडिया, और फिर जाहिर है उसका असर होता है तमाम चीज़ों पे। पार्टी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मुझे पता है कि सीएम साहब की तरफ से उनको करने हो चुका है। चलिए अब ये बता दीजिए, कल जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उस पर वैसे तो कुछ रद्द-ए-अमल आ भी रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन आप चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं इसलिए हमने सोचा आपसे भी जान लें। पख्तूनख्वा में एक ट्रेंड देखा, लेकिन एक्सेप्ट बाजोड़ में क्या हुआ सर? वहाँ पे आप लोग कुछ असेस कर पाए हैं कि क्यों हुआ अपसेट? नहीं, बाजोड़ में बड़ा क्लियर था, ये पहले से पता था कि रिजल्ट यही आना है, क्योंकि जो पीटीआई के वर्कर्स थे वो उनके मुबारक ज़ेब के साथ थे और पार्टी को भी पता था। लेकिन पार्टी की मजबूरी ये थी कि चूंकि हमने एक पॉलिसी बनाई थी और खान साहब ने वो पॉलिसी दी थी कि जो लोग साबिका एमएनए या एमपीए रह चुके हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे थे और अचानक असम्बलियां टूट गई और उसके बाद वो इमरान खान के साथ जुड़े रहे, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, तो उनको टिकट दिया जाएगा। तो ये चूंकि ये पॉलिसी थी पूरे सूबे के लिए, इसलिए गुलजफर और उनको टिकट दिए गए और मुबारक ज़ेब के भाई को भी, उसके पहले भी उनको भी समझाया गया कि जी ये इशू है और आपको हम कहीं और एडजस्ट कर देंगे। लेकिन जाहिर है जब वो शहीद हुआ उसके बाद जो पीटीआई के वर्कर थे उनमें इस्तेहाल था, वो नहीं मान रहे थे इस फैसले को।
कि जी अब तो इसको ही देना है। लेकिन चूंकि मैंने जैसे आपको कहा एक पॉलिसी बनी हुई थी ना, उसी पॉलिसी के तहत दिया और मुबारक ज़ेब आखिर वक्त तक वही इमरान खान की तस्वीर, वही PTI झंडे और वो हमारे जितने वर्कर थे, चाहे वो अहदेदार हो चाहे जो भी हो, वो उनके साथ फिरते रहे, वोट भी उनके लिए मांगते रहे। तो ये मेरे ख्याल से PTI का जुनून है और ये जो उन्होंने साबित भी कर दिया कि आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम, ये बहुत बड़ा शऊर है मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अगर आप देखें ये जो कहते हैं ना कि यहाँ पे तो आप अपने रिजल्ट मानते हैं लेकिन आप वहाँ नहीं मानते हैं, लेकिन आप देखें कि कितना बड़ा फर्क है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हुए, कितने पुरअमन हुए, कहीं पे भी आपको कोई झगड़ा नजर नहीं आया होगा। और इसके मुकाबले में अगर पंजाब में आप देखें तो झगड़े ही झगड़े, और एक कारकुन है वो बेचारा जांबाग भी हुआ, और उस पर भी मैं ताज़ियत करता हूँ, चाहे वो PMLN का है, चाहे वो PTI का है, चाहे कहीं का भी हो। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े, इसकी बुनियाद बनाकर जो कल से जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है PTI के खिलाफ, उससे पहले भी आप देखें कि इलेक्शन से पहले भी जिस तरह तशद्दुद हुआ कारकुनों के ऊपर, जलसों पे पाबंदियां लगाई गई। जब हमारे PTI का जलसा हुआ तो शेर अफजल मरवत समेत तकरीबन कोई सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अगर PMLN के जलसे होते रहे तो उनको कुछ नहीं कहा गया। तो ये एक प्री पोल रैगिंग भी हमें नजर आई, और फिर उसके बाद फॉर्म 47 गायब रहे, फॉर्म 45 गायब रहे। तो खुद पोलिंग जो ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि देखिए ये सारा सिस्टम तो तब भी चल रहा था 8 फरवरी के इलेक्शन में, जो आपके इल्जामात हैं तब भी थे जाहिर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप के तौर पर सामने आए। और अगर इससे पहले 16 माह की जो PDM की हुकूमत थी उसमें जो ज़मीनी इंतखाब होता था उसमें भी सिस्टम तो कमोबेश ऐसा ही था, आप लोग जीतते थे। और जब आप बरसर इक़्तिदार थे पंजाब में PMLN बाई इलेक्शंस जीत रही थी, लेकिन ये वाले बाई इलेक्शंस में जाहिर है PMLN ही जीती है और हुकूमती इत्तेहाद ही जीता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने भी कुछ गौर किया कि मे बी आपका वोट उस तरह से मोबिलाइज नहीं हो पाया, नहीं निकला जिस तरह 8 फरवरी को निकला था? नहीं, ये बात नहीं है। ये रिजल्ट पहले से मुख्तस हो गए थे, और क्योंकि उनको ये सबसे बड़ा खतरा था PMLN को कि ये अगर PTI ये सारे जीत जाती है तो उनका बयानिया और मजबूत हो जाएगा, और वो और जो है ना लोग इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि जी ये तो इनका मैंडेट चोरी हुआ है। तो ये इसलिए इन्होंने पहले से बंदोबस्त कर लिया था कि किसी सूरत में PTI को जीतने नहीं दिया जाएगा, और इससे बिल्कुल चीजें वाज़ेह थी जिस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही थी। और जो इलेक्शन डे के दिन भी बहुत सारे सहाफ़ियों ने वो चीजें कवर करने की कोशिश भी की, जिनको फिर हरासा किया गया, उनको पाबंदी सलासल किया गया। तो ये चीजें मैं यही कह रहा हूँ कि इलेक्शन पंजाब के अंदर जो इलेक्शन थे वो इलेक्शन नहीं थे, उसमें जितने ज्यादती हुई। और यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में हमें यही कहते हैं कि जी आप ही क्यों कहते हैं कि जी वहाँ पे फेयर होते हैं, यहाँ पे फेयर नहीं होते। तो मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ कि अब यहाँ पे जो गुलजफर ने 47,000 वोट लिया, जो जीता है वो 74,000 से जीता है बाजौड़ के इसमें। तो अब PMLN में इसमें 6,000 वोट दिए, पीपल्स पार्टी ने 4,000 वोट लिए। तो अब 6,000 और 4,000 देखें और उधर 74,000 और 47,000 देखें तो कितना बड़ा फर्क है। यहाँ पे देखें हमने किसी को नहीं रोका है। आप देखें थ्रू आउट ये 4 ज़मीनी इलेक्शन हुए हमारे, 2 सूबाई 2 कौमी, कहीं पे भी आपको ये झगड़ा नजर नहीं आया होगा। हम और सख्ती से कहा गया था अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से, जितने भी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लगे थे उन सब पे सख्ती थी कि भाई कोई भी फेवरेटिज्म ना करे और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए। तो उस पर मेरे ख्याल से ये चीज होनी चाहिए थी पंजाब के अंदर। देखें उनकी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर हम जीत भी जाते हैं ना तो पंजाब में हुकूमत चेंज नहीं होनी थी, मरकज में चेंज नहीं होनी थी, लेकिन एक तासुर ये जाता है कि चलो जी इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए हैं। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि वही 8 फरवरी वाला जो है ना वो दोहराया गया पंजाब में, और जितनी ज्यादती हुई स्पेशली गुजरात के अंदर परवेज इलाही को हराने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अब ये मुल्क इस तरह आगे चल नहीं सकता है। देखिए you made your point, इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
जी अगर आप कुछ जो है कहना ना, चाहते हैं तो वो ब्रीफली कुछ कह दीजिए। जी जी जी। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल से दो चार है, माशी तौर पर भी काफी, सियासी अदम इस्तेकाम भी है, दहशतगर्दी भी सर उठा रही है, दूसरा इजराइल ईरान का इशू जो है वो भी सर उठा रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें संभल कर चलना होगा, हमें एक मुस्तहकम हुकूमत के लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल संभल कर तो चलना होगा, मुस्तहकम हुकूमत के लिए आगे बढ़ना होगा, सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। वेलकम बैक जी। कतर ओपन में उमर खालिद की परफॉर्मेंस देख लें या वियतनाम में अहमद बेग की फतह देख लें, पाकिस्तान का गोल्फ की दुनिया में नाम बनाते हुए बहुत से लोग नौजवान पर्टिकुलरली नज़र आते हैं। नज़र आ रहा है कि इस गेम का टैलेंट तो है ही पाकिस्तान में मौजूद, लेकिन अब ये टैलेंट मज़ीद एक्सेल कर रहा है। इस्लामाबाद में 63वीं कौमी एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप में भी ऐसा ही बहुत सा टैलेंट नज़र आया है। ख़वातीन के इवेंट में तो बड़ा टफ मुकाबला रहा, जो आखिरी दिन पारखा एजाज ने जीतकर कौमी एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। Which is quite amazing. I'm sorry, मैं बिल्कुल स्टक हो गई थी। अगर आप विजुअल्स देखें ना, गोल्फ कोर्सेज तो वैसे ही दुनिया में ही बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी प्रॉपरली क्यूरेटेड वर्ल्ड क्लास गोल्फ खेलने की जो हैं जगह हैं, गोल्फ क्लब्स हैं। लुक एट दिस, आपको देख के लग रहा है और इतनी खुशी होती है। हमारे इस फोरम पे इतने गोल्फर्स आ चुके हैं, प्रो गोल्फर्स आ चुके हैं, एमेच्योर गोल्फर्स आ चुके हैं, और हमें पता चल रहा है कि ये डेफिनेटली स्पोर्ट जो है ये पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो रहा है। वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट। परखा एजाज ने हमें ज्वाइन किया है, और ख़ास तौर पे लड़कियां जब व्हेन दे आर डूइंग वेल इन एनी स्पोर्ट तो हमें बड़ी खुशी होती है। कौमी एमेच्योर चैंपियन है। परखा, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले। लेकिन हमारी हमेशा क्यूरियोसिटी होती है, इन अ नटशेल बता दें आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ इस स्पोर्ट में, गोल्फ में? मैं शुरू में मैं स्कूल में अपने बाकी स्पोर्ट्स खेलती थी, फुटबॉल वगैरह, और लेकिन फिर माय पेरेंट्स वांटेड ऑल ऑफ आवर फैमिली टू डू समथिंग टुगेदर, सो हिज फ्रेंड्स रिकमेंडेड दैट वी शुड प्ले गोल्फ। तो वहाँ से हमारी इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई और हमने गोल्फ शुरू की। और किस उम्र में, अगर आप ये भी हमें बता दें? I was 12 years old when I started playing. ये चीज़ जो आपने कही है, अच्छी आदतें, गुड हॉबीज़, ख़ासतौर पे किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना, ये यंग एज से ही अगर शुरू कर दें तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। और परखा, आप हमें बता सकती हैं, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। ख़ासतौर पे गोल्फ जैसी गेम में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये हम बहुत वो लोगों तो मुझे से लगता है औरतों में ज़रा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा होता है। आर विमेन मोर इक्विप्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट? I think so, yes, because you need patience, perseverance, and you need to have a really strong mental stability to play golf. So I think it's really good of a sport which will also help you in your life as well. क्योंकि जैसे गोल्फ में काफ़ी हार्डशिप्स आती है, बैड शॉट्स लगती है, देन यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड कमिटेड टू परफॉर्म द नेक्स्ट शॉट। तो आई फील इट्स द सेम फॉर लाइफ एज वेल। यू स्टार्टेड एट द एज ऑफ 12, लेकिन आप जैसी और जो ख़वातीन गोल्फर्स हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन होता है, जो आपकी कॉलीग्स हैं, क्या अगर किसी को देर से इदराक भी हो कि वो गोल्फ खेलना चाहता है तो दे कैन स्टार्ट और वो अपना कोई मकाम बना सकते हैं इस खेल में? जी बिल्कुल बना सकते हैं। गोल्फ तो इट्स अ स्पोर्ट विच यू कैन स्टार्ट इन योर 20s एज वेल, और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बस हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत है, यू हैव टू गिव इट लॉट्स ऑफ टाइम, एंड फिर आप अच्छा मतलब प्लेयर बन सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अब ना बहुत ज़्यादा गोल्फर्स आते हैं। That's right. वो और जाहिर है हम कोशिश भी करते हैं बुलाएं पाकिस्तान का कोई भी खेल जो एक्सेल कर रहा हो, जिसमें खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन आपको भी लगता है कि गोल्फ खेलने का रुझान पहले बहुत लिमिटेड था, कुछ सर्टन लोगों तक था, कुछ सर्टन तबकों तक था, अब बढ़ रहा है ये रुझान? जी बिल्कुल, जब मैंने गोल्फ स्टार्ट की थी तब टूर्नामेंट्स में मुश्किल से 5-10 फीमेल गोल्फर्स आती थी। अब तो ये टूर्नामेंट जब हम खेले थे और लेडीज़ के बकाया टूर्नामेंट्स हमारे जो होते हैं, तो मतलब वो सारी कैटेगरीज के जब खेलते तो सो देयर ऑलमोस्ट लाइक 80-100 लेडीज प्लेइंग, सो दैट्स एन अमेजिंग नंबर एज वेल।
अच्छा, जिस लेवल पे आप है परखा, उस पे यू नीड मोर देन जस्ट यू नो एक हॉबी लेवल वाला गोल्फ प्लेइंग, नहीं प्रोफेशनल लेवल वाला सीखना भी होता होगा. सो हु डू यू हैव एज योर इंस्ट्रक्टर्स, हु डू यू लुक अप टू? रोज के हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस में जाती हैं? जी बिल्कुल, मैं रोज़ जाती हूँ प्रैक्टिस करने, और फ़िलहाल तो मैं ख़ुद ही यूट्यूब से या किसी हमारे क्लब में या साथ जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे एडवाइस ऐसे ही मैं लेती हूँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली दे प्रोफेशनल्स, सो दे नो बेटर, सो आई टेक एडवाइस फ्रॉम देम. और बकाया मैं फिर ख़ुद भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ रोज़. रमज़ान में भी काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो उसकी वजह से गेम मेरी अच्छी रही है. ऑलराइट परखा, ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की आपने बात की है, लेकिन हम बड़ी क्यूरियस हैं टू नो कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि एमेच्योर उसमें अभी आप जीती हैं, और हमने दुनिया में देखा है प्रो गोल्फ के टूर्नामेंट्स जो होते हैं. वी वुड लव कि हमारी एक लड़की, एक फीमेल गोल्फर जो है वो उस मुकाम तक जाए. तो कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं आपके? जी बिल्कुल है मेरे ऐसे प्लान्स, और पाकिस्तान में अभी तक तो कोई फीमेल गोल्फर नहीं बनी, तो प्रोफेशनल, तो इट वुड बी माय ड्रीम एंड इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी कि मैं उस लेवल तक पहुंच सकूं. आर यू वर्किंग टुवर्ड्स इट? यस आई एम. Wonderful. She has her eyes on the goal. बिल्कुल लग रहा है, आपसे बात करके लग रहा है कि you will perhaps get there. अच्छा, जी, हम उनका ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे, बिकॉज बाकी स्पोर्ट्स जो हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन यंग जब वो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करते हैं और फिर उनको एक्सपोजर बाहर का मिलता है, तो वो हमें बताते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एक्सेप्ट क्रिकेट हमारे पास और किसी खेल की अच्छी कोई ट्रेनिंग या फैसिलिटी या सहूलियात मैसर नहीं है. तो गोल्फ में भी उस लेवल ऑफ ट्रेनिंग की, क्योंकि आपने कहा कि आप थोड़ी सी सेल्फ टॉट भी हैं, जिस तरह आप यूट्यूब वगैरह का जिक्र कर रही हैं, हमें भी ज़रूरत है फिर उस प्रोफेशनल लेवल ऑफ ट्रेनिंग की जो हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं? जी बिल्कुल ज़रूरत है. पाकिस्तान गोल्फ तो अभी मतलब आहिस्ता आहिस्ता इतनी इंटरेस्ट हो रही है, तो हमारी फेडरेशन भी उसको दे लुकिंग एट दैट. तो उन्होंने अभी इस समर पिछले आई थिंक 1 मंथ उन्होंने समर क्लिनिक जूनियर्स के लिए होस्ट किया था. तो उसमें उन्होंने टॉप प्रोफेशनल उसको बुलाया था कोचिंग क्लिनिक्स के लिए. तो आई थिंक ऐसे मतलब लेडीज़ के लिए और पाकिस्तान की टीम प्लेयर्स के लिए भी करें तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, और बाहर से भी कोई कोच बुलाए, इंस्ट्रक्टर बुलाएं तो हमें बहुत हेल्प करेगा. वंडरफुल जी, बाहर से भी कुछ कोच आए, इंस्ट्रक्टर्स आए तो हेल्प करेगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में पोटेंशियल तो बहुत है, ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद है. तो नजर ही आ रहा है. थैंक यू परखा एंड कंग्रेचुलेशंस. इतनी खुशी होती है. यू नो दीज आर दो स्पोर्ट्स जहाँ वो एक ज़माने में जी ये अमीरों का स्पोर्ट है या हमारा नहीं है, ये ज़्यादा वेस्टर्न स्पोर्ट है, मतलब हर चीज़ निकाल दे. टैलेंट इज़ एवरीवेयर, सो यू कैन एक्चुअली वेंचर इनटू एनी स्पोर्ट दैट यू वुड लाइक. भाई आप नहीं थे हमारे पास उस दिन. पाकिस्तानी ख़वातीन बेसबॉल टीम की एक कौमी खिलाड़ी, हमारी कौमी बेसबॉल विमेन कौमी वुमेन बेसबॉल टीम. मतलब बेसबॉल इज अ गेम जो कि इतनी वो अमेरिकनाइज है, वो लिटरली आपको अमेरिकनों की अमेरिकन मूवीज या उसमें आपको ज्यादा नजर आता है. यू डोंट रियली सी इट बीइंग प्लेड अराउंड, बट दैट्स गुड. हम ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं. गुड मॉर्निंग. आज 22 अप्रैल है. यस है. तो अगर आपकी सालगिरह है तो आपको वो भी मुबारक, लेकिन अदरवाइज और अगर नहीं है तो उसके अलावा एक ज़रा मतलब हम ज़रा इसलिए उदास हो जाते हैं क्योंकि ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन कराची चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां जिंदगी की बाजी हार गई थी. और ये एक हादसा नहीं अलमिया है कि एक कम उम्र जानवर को उसकी ज़रूरत के मुताबिक माहौल मुहैया ना किया जाना, जिसके नतीजे में वो बहुत बीमार हो गई थी. माहिरीन ने इसका हल हथनी को खुली जगह मुंतकिल करना बताया था. ये लेकिन सब हो सकता उससे ज्यादा अफसोस ये बात है कि मधु उसके साथ नूरजहां के साथ एक और हथनी थी मधुबाला. अब 1 साल पहले अगर उसके साथ एक हो चुका है हादसा, तो मधुबाला का तो ख्याल रखना चाहिए था. और ये बात तय हो गई थी बन रहे हैं कि मधुबाला को यहाँ से निकालना है. एग्जैक्टली वही तो मैं जिक्र कर रही थी. लेकिन हर हुकूमत, हर एडमिनिस्ट्रेटर ने वादे किए, लेकिन आज 1 साल बाद भी मधुबाला वहीं खड़ी है जहां नूरजहां खड़ी थी. और हम ये उम्मीद और दुआ ही कर सकते हैं कि उसका वो अंजाम ना हो जो नूरजहां का हुआ था, क्योंकि जो इसके करता धरता हैं
वो तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं Absolutely, कि मतलब इसका फेट भी वही हो। हमें लगता है कि इंतजार हो रहा है ऑलमोस्ट के, क्योंकि और कोई पेशरफ्त हम उस तरह देख नहीं रहे। ऑल्दो उसका पूरा एक कंटेनर भी बनाया गया था कि इसको शिफ्ट भी करना है। 4 पॉज की टीम जो है वो पिछले हफ्ते मुआयना दुआ के गई है, वो भी आते रहते हैं और बता के गई है 4 पॉज की टीम कि मधुबाला की जिंदगी बचाना मुमकिन है। इट इज हो सकता है, बस उसे चिड़िया घर से निकालना होगा, इतनी सी बात है। क्या मधुबाला की मुंतकली का कुछ हो रहा है या एक और हादसे का हम काउंटडाउन देख रहे हैं, ये हम जानेंगे। हमारी रिपोर्टर हैं शवाला असलम से। हथनी नूरजहां के इंतकाल को 1 साल गुजर चुका है और इस 1 साल के दौरानिए में हथनी नूरजहां की साथी हथनी मधुबाला के लिए ये डिसाइड किया गया था कि उसे सफारी पार्क मुंतकिल करेंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि केएमसी की जानिब से भी डेडलाइंस पे डेडलाइंस दी गई। अभी हाल ही में जो आलमी तंजीम 4 पॉज है, उन्होंने कराची का विजिट किया है और ये भी बताया है कि कुछ काम जो है वो सफारी पार्क में अब भी पेंडिंग है। क्या वजूहात हैं? इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आमिर मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर जू, इनसे जानते हैं। डिले बिल्कुल नहीं है, ये हाथी की शिफ्टिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो लोग समझते हैं कि किया उसको शिफ्ट कर दिया, ऐसी बात नहीं होती है। इसका टाइम कंज्यूमिंग है, इसकी ट्रेनिंग में स्टेप बाय स्टेप हो रही है। अभी भी 4 पॉज की टीम लास्ट वीक होके गई है, जो ट्रेनिंग आखिरी मरहले में, कुछ ट्रेनिंग अभी इसकी बाकी है क्योंकि हमने इसका अगला डोर बंद कर दिया है। आगे के 4 रॉड लगा दिया, पीछे के रॉड लगा के इसको दरवाज़ा बंद करके इसको ट्रेन करना है ताकि अंदर ही महफूज अपने आप को समझे और शिफ्टिंग के दौरान ही अपने आप को महफूज समझे। अकेले ज़रूर है क्योंकि जानवर अकेले भी होते हैं, तनहा फील नहीं करती है। आपके सामने मौजूद है, खेल रही है, घूम रही है, फिर रही है, तनहा फील कर रही होती है तो एक जगह कोने में स्ट्रेस में खड़ी हुई होती है। स्ट्रेस में नहीं खड़ी, अपना नॉर्मल फील कर रही है, ऐसा कोई मसला नहीं है इसके साथ। ठीक है, 4 पॉज आलमी तंजीम 4 पॉज की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि जो वहाँ सफारी पार्क में जो काम हैं उनमें मड पाउंड, वाटर पाउंड और उसके साथ साथ कुछ फेंसेस हैं जो अभी भी लगाने हैं। लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि पूरा 1 साल का टाइम पीरियड था। इसमें मुतादिद बार जो आलमी तंजीम 4 पॉज है उन्होंने कराची का विजिट किया, जो तमाम तर जो पेपर वर्क थे वो भी जारी थे और अब हतमी तौर पर जो डिसाइड किया जा रहा है टेंटेटिव टाइमिंग वो यही की जा रही है कि जून में हतनी मधुबाला को सफारी पार्क हतमी तौर पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शवाला, लेकिन दिस इज सो सैड। मतलब कि हमारी पूरी बात सुन के भी 4 पॉज के रिव्यूज़ भी हम कितनी बार ओवर द ईयर हम उनसे भी बात करते रहे अपने शो में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। तो इसमें सिर्फ एक ही बात नजर आती है ना, द विल, और कुछ नजर नहीं आता। देयर इज नो विल टू टेक मधुबाला आउट ऑफ द ज़ू। एक ट्रिब्यूट देना है हमने और मुझे दुख हो रहा है भाई, बिल्कुल, लेकिन एक ट्रिब्यूट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। द लेजेंड मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े आज पूरे 13 बरस बीत गए हैं। शानदार मेजबान, मतलब we used to look up to him. He was actually everything. मेजबान, स्टैंड अप कॉमेडियन, एक्टर, गाते इतना खूबसूरत थे। हैरान होते हैं कि जिस उम्र में ये शुरू हुए थे उस जमाने में पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी हो रही थी, जो कि अब दोबारा से उसकी रिवाइवल करने को लिटरली झटके लगाने पड़े कि हम भी कुछ कर सके। बट मोइन अख्तर डिड इट वे बैक। मतलब ऐसे लोगों के लिए टैलेंट पावर हाउस जो टर्म है ना वो यूज होता है, वेयर दे कैन डू एवरीथिंग। कमाल। इनके बहुत से कैरेक्टर्स लाजवाल हैं। एक कैरेक्टर जो हमारा बड़ा पसंदीदा है, रोजी। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल इंशाल्लाह।